है इतनी मत नहीं है। अच्छा हाँ चलिए बेटा, आप हमारी बात सुन लीजिए, बस शांत हो जाइए। टेस्ट का टॉपिक तो बताया ना कल का, कंप्लीट रे ऑप्टिक्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन से लेकर लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करके आना। अब मेरी बात सुन लो। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक। कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा था कि कैसे वेव्स आती हैं, कैसे नई वेव वहाँ से बन के निकलती है, एम्पलीट्यूड कितना होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों की दो प्राइमरी वेव है, एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है, और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होगा वो कहलाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। अब यहीं से मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाऊंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेव, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, ये जो ए स्क्वायर है इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं I1 से। ए स्क्वायर का मतलब है फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, आप ए स्क्वायर को रिप्लेस करोगे I1 से। ये जो बी स्क्वायर आपको यहां दिख रहा है, इस बी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर सकते हो I2 से। I2 का मतलब है सेकेंड वेव की इंटेंसिटी। और ये जो आर स्क्वायर आपको दिख रहा है इसे आप रिप्लेस कर सकते हो IR से। IR का मतलब होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। इन वैल्यूज को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। ए स्क्वायर की जगह I1 लिख सकते हो, बी स्क्वायर की जगह I2 लिख सकते हो, और आर स्क्वायर यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है उसे आप I लिख सकते हो। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इन सब से रिप्लेस करूं तो रिजल्ट मिलेगा मेरे पास में कुछ ऐसा। आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा I, ए स्क्वायर की जगह आएगा I1, बी स्क्वायर की जगह आएगा I2 प्लस 2। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर ए स्क्वायर को I1 लिख सकते हैं तो खाली ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1, और खाली बी को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट I2, और ये क्या हो गया हमारे पास में कॉस फाई। बेटा ध्यान रखिएगा, ये तो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, और यह है सेकेंडरी वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। समझ आ रही बात? ये सेकेंडरी वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारे पास में, अच्छे से आने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यह है सेकेंडरी वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हम देखते हैं कि अगली कंडीशन क्या होगी। देखो बेटा, अगली कंडीशन क्या है, अगर मैं बात करता हूं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, मैं बात करता हूं YDSE की, दिख रहा है YDSE? तो YDSE होने के लिए शर्त ही यही है कि दोनों वेव की इंटेंसिटी आपस में सेम होनी चाहिए। पहली वेव की इंटेंसिटी कितनी है I1, दूसरी वेव की इंटेंसिटी कितनी है I2। ये YDSE होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, I1 को I2 के बराबर रखेंगे और दोनों को I0 के बराबर रख देंगे। I1 को I2 के बराबर रखेंगे और दोनों को I0 के बराबर रख देंगे। तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास में। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 की जगह I0 प्लस I2 की जगह I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास में कॉस फाई। देखो बेटा, इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I0 और I0 2I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 की मल्टीप्लाई अंडर रूट I0 में करेंगे I0, और ये कितना हो गया कॉस फाई। मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो 2I0 को ले लूँगा कॉमन। जैसे ही मैं 2I0 को यहाँ से कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा 2I0 1 प्लस कॉस फाई,
और कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कहीं 1 + cos phi की कंडीशन बन जाए तो उसे आप लिख सकते हैं थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करने के लिए, ये 2 cos² phi/2। अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसे और फर्दर सॉल्व करने के लिए आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2I0 और 1 + cos phi की जगह हम रख देंगे 2 cos² phi/2। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव इज 4I0 cos² phi/2। बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा जा सकता है। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। a² को हम रिप्लेस कर सकते हैं I1 से, b² को हम रिप्लेस कर सकते हैं I2 से। अगर मैं a² की जगह I1 लिख सकता हूँ और b² की जगह I2 लिख सकता हूँ तो मेरे पास में एक छोटी सी कंडीशन ये भी बनेगी बच्चों यहाँ पर कि दोनों वेव की जो इंटेंसिटी का रेशो होगा वो a²/b² के बराबर होगा। कई बार बड़ा बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों वेव की इंटेंसिटी का रेशो बताइए कितना होगा। इतना होगा दोनों वेव की इंटेंसिटी का रेशो I1/I2 इज इक्वल टू a²/b²। और YDSC होने के लिए यानी यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेरीफाई होने के लिए दोनों वेव की इंटेंसिटी और दोनों वेव के एम्पलीट्यूड आपस में कैसे होने चाहिए, सेम। ठीक है, देखो आगे धीरे धीरे बात आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंडरी वेव की जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा आपके पास में वो ये है I1 + I2 + 2√I1 + 2√I2 cos phi। देखो एक बड़ी काम की बात बताऊंगा आपको यहाँ पर। अब हमारे पास में आती है साहब इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो हमने आपको एक बड़ी बेसिक डेफिनेशन बताई थी इंटरफेरेंस की कि जब साहब वेव आती है तो वेव अपनी सारी एनर्जी मीडियम के पार्टिकल को दे देती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। और जब एनर्जी पार्टिकल को दी जाती है तो किसी पार्टिकल को बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है और किसी को कम एनर्जी मिलती है। जिसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिसे कम एनर्जी मिलती है उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओवरऑल समझने के लिए और अपने दिमाग में एक बात बैठाने के लिए एक बढ़िया परफेक्ट डेफिनेशन हमारे पास में बन गई। जहाँ आपको ब्राइटनेस दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, आप समझ जाएंगे कि यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जहां आपको डार्कनेस दिखाई देगी आप समझ जाएंगे कि यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है। और जहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा रिजल्ट है हमारे पास में, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो कंस्ट्रक्टिव है और इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने का मतलब है ब्राइटनेस। और जहां इंटेंसिटी मिनिमम है वहां डार्कनेस होगी और उसे हम नाम देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो इस सवाल को हम कैसे आगे बढ़ाकर चलेंगे। यहां से मैंने इसे यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों। देखो दो पार्ट्स में कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम इंटेंसिटी की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम इंटेंसिटी की। मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस। मैक्सिमम इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस और ब्राइटनेस मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जल्दी बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब हो सकती है, देखो बात सुनो ध्यान से। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि ये जो कॉस दिख रहा है ना आपको, कॉस, अगर कॉस अपनी सबसे बड़ी वैल्यू पर होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कॉस की अगर अपनी सबसे छोटी वैल्यू पर होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी। यानी कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू होती है +1। जब कॉस की वैल्यू +1 होगी तब तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और कॉस की सबसे छोटी वैल्यू होती है -1। जब कॉस अपनी सबसे छोटी वैल्यू यानी -1 पर होगा तब इंटेंसिटी मिनिमम होगी। मैं ये कह सकता हूं कि इंटेंसिटी के मैक्सिमम होने के लिए साफ बात यह है कि कॉस की वैल्यू +1 होनी चाहिए। अरे क्या होनी चाहिए। और इस cos phi को हम नाम देते हैं यहां I.F। इस I.F का नाम है इंटरफेरेंस फैक्टर। इंटरफेरेंस फैक्टर, इंटरफेरेंस फैक्टर यानी cos phi। और इस cos phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास में, +1।
अगर आप इंटेंसिटी को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं तो। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूंगा बेटा, इसकी जगह मैंने 1 रख दिया, यहां पर रख दिया मैंने इसकी जगह 1, तो क्या बना मेरे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 प्लस 2 अंडर रूट I2। मैं इसे थोड़ा सा सही करके अगर लिखूं तो ये बनेगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू, मैंने I1 को लिख दिया अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने I2 को लिख दिया अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और यह है हमारे पास में 2 अंडर रूट I1 और यह है अंडर रूट I2। देखो बेटा क्या रिजल्ट बना हमारे पास में, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ठीक है, प्लस 2ab। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास में, मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और अगर हम चाहें तो अंडर रूट I1 को रिप्लेस कर सकते हैं a से और अंडर रूट I2 को रिप्लेस कर सकते हैं b से। ये भी हमारे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला है। पहले आप ये समझिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो होगी कब। पहले ये बताओ कि किसी भी रैंडम कंडीशन में इंटेंसिटी निकालने का तरीका पता है आप लोगों को? किसी भी रैंडम कंडीशन में इंटेंसिटी निकालने का तरीका ये है आपके पास में, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। समझ आ रही बात? ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये मैक्सिमम का है ना ये मिनिमम का है, ये एक किसी भी कंडीशन में इंटेंसिटी निकालने का तरीका है। समझ आ रही है बात? फिर हमने इंटेंसिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया कि साहब एक बार तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है और एक बार मिनिमम इंटेंसिटी है। अब पता करते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी होने का मतलब यह है कि ब्राइटनेस, क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी होने का मतलब? ब्राइटनेस, यानी सफेद दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पूरा सिस्टम ब्राइट दिखाई दे रहा है। और ब्राइटनेस का मतलब यह है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब ये कॉस का जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये अपनी सबसे बड़ी वैल्यू पर हो, और कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू होती है +1। तो मैंने कॉस की जगह रख दिया +1, सॉल्व किया तो ये पूरा रिजल्ट बन गया मेरे पास में कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो ये होगी। एक और बार कंडीशन आप मिनिमम की देखिए जरा क्या होगी। बेटा आपने ये देखा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का जो तरीका है हमारे पास में वो ये है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का तरीका है ये I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और साथ में क्या है cos फाई। बोलो है या नहीं है भाई? हमने कहा कि इस बार हमें बिल्कुल मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। जब इंटेंसिटी की वैल्यू मिनिमम होगी तो उसे हम नाम देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सीधा सा मतलब डार्कनेस से है बच्चों। कहां से है? डार्कनेस। आपको कहीं भी डार्कनेस दिखाई दे रही है तो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और इंटेंसिटी के मिनिमम होने के लिए शर्त क्या है? इंटेंसिटी के मिनिमम के लिए शर्त है कि cos फाई, जिसे बोलते हैं इंटरफेरेंस फैक्टर, क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू होनी चाहिए -1। cos की सबसे बड़ी छोटी वैल्यू होनी चाहिए और cos की सबसे छोटी वैल्यू -1 ही होती है। समझ रहे हो? उठाकर पुट कर देते हैं तो क्या बनेगी हमारे पास में रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू? जरा देखो, ये हो गया I1, ये हो गया I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, यहां क्या हो गया -1। अब आप देखो जरा, बोलो बेटा I1 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में भी लिख दिया, स्क्वायर भी लिख दिया। I2 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट भी लिखा, स्क्वायर भी लिखा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये माइनस यहां से यहां आ गया, क्या बन गया हमारे पास में 2 रूट I1 और ये क्या बन गया रूट I2। बताओ क्या सिचुएशन बन रही है आपके सामने? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रही है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि अंडर रूट I1 का मतलब a से है, कहां से है? और अंडर रूट I2 का मतलब ये हो गया हमारे पास में मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू। ये बेटा हमारे पास में मिनिमम इंटेंसिटी होगी स्टूडेंट्स। मिनिमम 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 मिनिमम। अब आपने देखा भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हम लोगों ने निकाली वो इतनी आई,
मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो मिनिमम इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाली है वो आई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पूछा जाता है। प्रूव दैट आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आपको अच्छे से ये देखना पड़ेगा कि इंटेंसिटी हमने मैक्सिमम कब निकाली है, इंटेंसिटी हमने मिनिमम कब निकाली है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का। रिजल्टेंट फॉर्मूला बिल्कुल क्या है भाई? रिजल्टेंट फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यही है, ठीक है। अब पहला पॉइंट देखो इसका। पहला पॉइंट ये है, अगर मैं बात करता हूं YDSC की, तो YDSC के लिए I1 किसके बराबर होगा? I2 के। A किसके बराबर होगा? B के। समझ गए? अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम इंटेंसिटी की, मानसी बताइए मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? ब्राइटनेस। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है एक वर्ड में। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस। जहां आपको ब्राइटनेस दिखाई देगी वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस की वैल्यू कितनी होगी? +1। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा आपके पास में अंडर रूट I1 प्लस I2 का, ये भी आप लिख सकते हैं, या आप अंडर रूट I1 को रिप्लेस कर सकते हैं कहां से? A से। और इसे कहां से रिप्लेस कर सकते हैं? B से, होल स्क्वायर। A और B क्या है? A और B पहली और दूसरी वेव के एम्पलीट्यूड्स हैं। क्या है? वो जो मैंने कल बताया था साइन के सामने लिखा रहता है वो एम्पलीट्यूड्स कहलाते हैं हमारे, ठीक है। नंबर 3 पर आते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। बताओ भाई प्रजापति जी, मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या है? डार्कनेस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। और मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में वो होगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर या A माइनस B का होल स्क्वायर। जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? कोई परेशानी है किसी को? अब जो रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है वो एक बार मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ भैया। देखो जो क्या क्या रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है। 2 वेव इधर से आती है, एक वेव यहाँ से आई, एक वेव यहाँ से आई। इस वेव का एम्पलीट्यूड है A, इंटेंसिटी है I1। इस वेव का एम्पलीट्यूड है B, इंटेंसिटी है I2। दोनों वेव इस पॉइंट पर आकर मिली और यहाँ से एक नई वेव निकल गई। उस नई वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है R और इंटेंसिटी है I। हमने सबसे पहले निकाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है ये A² प्लस B² प्लस 2AB cos फाई। फाई इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। फिर हमने निकाला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और ये क्या है हमारे पास में? cos फाई। बेटा समझ आ गई बात? तीसरी बात यह है कि दोनों की इंटेंसिटी का जो रेशो होगा वो इनके एम्पलीट्यूड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों की जो इंटेंसिटी का रेशो होगा ना, I1 और I2 का जो रेशो होगा वो इतना होगा A² अपॉन B²। बाबूजी मोबाइल चला रहे हो क्या? हाथ में क्या है? यहां देखो, मैक्सिमम। तुम तो ये समझते होगे कि सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब सर मूर्ख है, हैं? यही होगा। बच्चों की नज़रों में टीचर हमेशा मूर्ख ही होता है, ये तो सच्चाई है बिल्कुल। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है बेटे, ऐसा ना बोलूं। एक तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो ये हो गया हमारे पास में, इस पर क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो हो गया हमारे पास में ये A अपॉन B प्लस 1 A अपॉन B माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है ये a अपॉन बी प्लस 1 a अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस की वैल्यू कितनी रहेगी +1, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस की वैल्यू कितनी रहेगी, इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव, इसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव। बोलो समझ आ गया क्या? ये पढ़ा अभी तक हम लोगों ने, कल से लेकर अब तक इतना कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन सिर्फ पढ़ा ये 4 ही लाइन हम लोगों ने, और सवाल बहुत आते हैं इसके ऊपर। वेव ऑप्टिक्स अगर आप खोल कर देखोगे तो 80% क्वेश्चंस इन फॉर्मूलों के ऊपर ही बेस्ड मिलेंगे आप लोगों को, और अप्लाई करना भी आसान नहीं होता इन्हें। जब सवाल आते हैं ना नए हमारे सामने, तो उनकी लैंग्वेज इतनी कन्फ्यूजन टाइप होती है कि बच्चा परेशान हो जाता है, लैंग्वेज पढ़कर पता ही नहीं लगा पाता कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से सारी कंडीशंस को समझना है। अब हम इसके क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत बेसिक लेवल से शुरुआत करूंगा, कहीं प्रॉब्लम लगे तो बताना मुझे, ठीक है। चलिए, पहली जो कंडीशन बनी मेरे पास में वो ये बनी बच्चों, इधर से एक वेव आ रही है, इधर से एक वेव आ रही है, YDSC एक्सपेरिमेंट हो रहा है, समझ गए? अब बताओ, मैंने अगर पहली कह दिया कि साहब YDSC एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आप एकदम से समझ जाओगे कि जो दोनों वेव आ रही हैं दोनों की इंटेंसिटी कैसी है, सेम है। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर मिली और यहाँ से नई वेव जनरेट हो गई। इन दोनों वेव के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। कहा कि बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, कहा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए कितनी होगी। तो बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, I1 की जगह क्या रखेंगे I0, I2 की जगह भी +2, I1 की जगह √I0, I2 की जगह यहाँ कितना जाएगा cos, और ये हो गया 60 डिग्री। इजी है बिल्कुल, आराम से फॉर्मूला बेस्ड है, बड़े प्यार से आप कर पाओगे। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I0 और I0 2I0 +2 √I0 इंटू √I0 और cos 60 की वैल्यू 1/2 कैंसिल आउट। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 3I0। लो भैया, ये जो सेकेंडरी वेव यहाँ से बन के निकलेगी, इस सेकेंडरी वेव की इंटेंसिटी होगी हमारे पास में 3I0। ठीक है, एक और सवाल देखना, बड़ा अच्छा सवाल है, जो नया सवाल हम आपको बताएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास में ये, एक वेव आई इधर से, एक वेव आई इधर से, इस बार भी ये कह दिया कि साहब YDSC हो रहा है, YDSC। पंडित जी बताइए क्या मतलब है YDSC का? दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, लेकिन इस बार हल्का सा एक लॉजिकल वर्ड डाल दिया कि पाथ डिफरेंस जो है ना दोनों के बीच में, पाथ डिफरेंस वो λ/2 है। एक तो होता है फेज डिफरेंस, एक होता है पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब है कि कौन कितने डिग्री का एंगल आगे चल रहा है, कौन कितने डिग्री का एंगल पीछे चल रहा है, दिस इज कॉल्ड फेज डिफरेंस। कौन कितने डिस्टेंस आगे चल रहा है, कितने मीटर आगे चल रहा है, कितने सेंटीमीटर पीछे चल रहा है, इसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक बढ़िया सा रिलेशन होता है, जरा ध्यान से देखिए। पहले आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाइए, क्या है नॉर्मल फॉर्मूला? पहली वेव की इंटेंसिटी I0, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I0, डन, ओके, 2 √I0 यहां क्या आएगा cos phi, क्या आएगा? अब वो जो फाई आपको दिख रहा है, फाई cos के साथ में फाई रखा जाता है, फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है? लेकिन फेज डिफरेंस तो हमें गिवन ही नहीं है, तो फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलने का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है। यानी अगर आप चाहो तो फेज डिफरेंस की जगह ये लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है बेटा एक फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस में बदलने का, 2π/λ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। समझ आ रही है बात? अब बताओ डेल्टा x कितना दे रखा है आप लोगों को? λ/2 दे रखा है। अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा है सवाल, सीधा डेल्टा x की जगह λ/2 रखते हैं। रखें डेल्टा x की जगह λ/2। जब यहाँ λ/2 रखेंगे हम लोग, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया? cos पाई, cos पाई यानी -1। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि इसमें बार बार यूज आएगा। जब cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, cos 9 पाई, यानी पाई के सामने जब ऑड नंबर होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, तब cos की वैल्यू -1 होगी। और जब cos में पाई के सामने इवन नंबर होगा, cos 2 पाई,
cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, cos 10 पाई, तब +1 होगा। समझ में आ गई बात? अब बताओ क्या है cos पाई, ये हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? अब बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई? I नॉट और I नॉट 2I नॉट प्लस 2I नॉट और यहां क्या है -1। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 0। माइनस की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, ये 2I नॉट, ये -2I नॉट कैंसिल आउट, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई? और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब 0 आ जाती है तो इसे सबसे कम इंटेंसिटी माना जाता है, सबसे कम, इससे कम इंटेंसिटी कोई नहीं हो सकती। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होने का मतलब है कि अंधेरा कायम हो चुका है, ठीक है? और अंधेरा कायम हो गया है तो इसका मतलब वो काहे को शो करेगा? डार्कनेस, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? बोलो समझ आया नहीं आया? क्या सर के ऊपर से गई बात? समझ गए? या सर के ऊपर से गई? कुछ पता नहीं है तुम्हारा भाई। ये कहा कि दो वेव की एम्पलीट्यूड का जो रेशो है आपके पास में वो है 3:4। ये गिवन है साहब। दो वेव की जो एम्पलीट्यूड का रेशो है A/B आपको दे रखा है 3:4, ठीक है? आपको 3 चीजें बतानी है। चलो तीसरी तो नहीं बता पाओगे, इसे तो बंद कर देते हैं। 2 चीजें बतानी है, तीसरी थोड़ा आगे की हो जाएगी, ये भी नहीं बता पाओगे। 2 बतानी है। एक तो बतानी है I1 और I2 का रेशो। देखो A और B बराबर तो नहीं है, पहले देखकर बताओ। A/B अगर 1:1 होता तो आप कहते YDSC हो रहा है। क्या हो रहा है? A/B कितना है? 3:4। YDSC तो हो नहीं रहा है, या हो रहा है YDSC? और अगर YDSC हो भी रहा होगा ना तो बढ़िया क्वालिटी का YDSC नहीं हो रहा होगा। बढ़िया क्वालिटी के YDSC का नाम होता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या होता है? और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए हमेशा A और B का बराबर होना जरूरी है, I1 का I2 के बराबर होना जरूरी है। A/B आपको दे रखा है 3:4। आपको पूछा इंटेंसिटी का रेशो बताओ, I1 I2 का रेशो बताओ कितना होगा? तो साहब I1 I2 का जो रेशो है वो है ये A² अपॉन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A अपॉन B? A अपॉन B 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे 9 लो साहब, पहला आंसर निकल गया हमारे पास में ये। डन। नंबर 2, हमें चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और जो बायोलॉजी वाले बालक बैठे हैं ना, बिल्कुल अपने पल्लू में ना गांठ बांध के बैठ जाएं, इसकी जरूर मिलेगा सवाल, ये मेरी प्रेडिक्शन है। नीट में या बोर्ड में तो सवाल, नीट में तो मिलना ही मिलना है सवाल यार। नीट में, एम्स में हर साल इस तरीके का एक सवाल पूछा जाता है। A/B + 1 A/B - 1 का होल स्क्वायर। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो आपको चाहिए। ये बताइए कि A/B कितना है आपके पास में? A/B 3/, ये कितना हो गया +1, ये कितना हो गया 3/4 - 1 का होल स्क्वायर। अरे बोलो 3/4 + 1 7/4, 3/4 - 1 -1/4 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट। 7 का स्क्वायर करोगे 49, -1 का स्क्वायर करोगे 1। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो है 49:1। मैक्सिमम का मतलब है जो सबसे सफेद जगह बन रही होगी ना, वो सबसे ब्लैक जगह से 49 गुना ज्यादा ब्राइट होगी। मैक्सिमम का मतलब है जो सबसे बिल्कुल ब्राइट पॉइंट बन रहा होगा, सबसे ब्राइट पॉइंट। और आई मिनिमम का मतलब है जो सबसे डार्क पॉइंट बन रहा होगा। सबसे ब्राइट पॉइंट सबसे डार्क पॉइंट से 49 टाइम्स ज्यादा होगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, अभी मैं बार एक एक्सपेरिमेंट का नाम ले रहा हूं आपके सामने। क्या नाम है उस एक्सपेरिमेंट का? वैसे तो पढ़ेंगे हम आगे चलकर, एक सवाल आता है उसके अंदर से, मैं हल्का सा बता रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा। एक्सपेरिमेंट का नाम है यंग। थॉमस यंग तो साइंटिस्ट का नाम है, थॉमस यंग तो साइंटिस्ट का नाम है, रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है ना, थॉमस यंग। डबल स्लिट, डबल स्लिट आ रहा है ना? डबल स्लिट का मतलब होता है कि एक पर्दे में 2 होल करके रखते हैं, ऐसे एक स्क्रीन के अंदर 2 होल करके रखते हैं। स्लिट का मतलब होल से होता है, ठीक है। इस स्लिट की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, इसे बोलते हैं W1। इसकी जो चौड़ाई होती है इसे बोलते हैं W2। कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत रेयरली आती है ये प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा कि जो स्लिट की विड्थ का रेशो होगा वो बताइए कितना होगा। डबल स्लिट है ना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट का मतलब 2 होल बना रखे हैं, होल की कोई ना कोई चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, उसकी विड्थ का रेशो बताना है आपको कितना होगा। जरा समझिएगा। थर्ड पॉइंट आपके पास में ये है,
विड्थ का जो रेशो होता है वो हमेशा इंटेंसिटी के रेशो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? और इंटेंसिटी का रेशो किसके बराबर होता है? समझ आ रही है बात? तो बताइए I1/I2 कितना है आपके पास में? 9/16। अरे बोलो। और बढ़िया YDSC होने के लिए, एकदम उच्च क्वालिटी का YDSC होने के लिए A किसके बराबर? I1 किसके बराबर? W1 किसके बराबर? ये बेटा शर्त होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अगर आप बढ़िया क्वालिटी का YDSC चाहते हैं, आप समझेंगे YDSC क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है YDSC। उस बढ़िया क्वालिटी के YDSC का नाम है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या है? और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ये सवाल आता है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है A B के बराबर होना चाहिए, I1 I2 के बराबर होना चाहिए, W1 W2 के बराबर होना चाहिए। बताओ समझ आया नहीं आया? तो विनाशकारी विपरीत बुद्धि को समझ में आ गया सबको? हाँ या ना? अरे सच बताओ यार, कोई डाउट तो नहीं है? इधर सृष्टि, उद्धार हो गया तेरा? ठीक है, चलो भैया नोट करना स्टार्ट करो आप।